सिर्फ भाषण से मिसाइलें नहीं रुकेंगी, आपको कुछ करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम था, क्या वो रोक पाया? क्यों नहीं रोक पाया? उसकी गहराई पे आप जाइए, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? आप फिलिस्तीन को आप बचा नहीं पा रहे हो, गाजा को आप बचा नहीं पा रहे हो, गाजा की कहीं बात ही नहीं चल रही है। आज एक न्यूज आई कि 2 दिन से नेतन्याहू के घर के बाहर उन परिवारों ने धरना दिया हुआ है जिनके लोग बंधक हैं। तो वो वहां पर परेशान हैं, वो खबर की न्यूज बने हुए हैं अपनों के लिए। दोहा में जो बात चल रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो चल रही है कि इजराइल ने हमला कर दिया। यहाँ पर गाजा के मासूम लोगों की बात कौन कर रहा है? मीटिंग फ्रूटफुल रही। सब मुल्कों ने मिलकर इजराइल को धमकी भी दी है, चेतावनी भी दी है कि इजराइल भविष्य में किसी भी अरब मुल्क पर ऐसी हमला ना करे। इसी का एक साइड इफेक्ट हुआ कि अमेरिका ने भी सामने आके ही बोला है, मार्को रूबियो ने भी बोला है कि भविष्य में इजराइल कभी भी ऐसा हमला कतर पर या किसी दूसरे अरब मुल्क पर या गल्फ कंट्री पर नहीं करेगा। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। आज एक और अच्छी चीज जो होने वाली है, यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हुई ब्रसल्स में, उसमें प्रपोजल गया है कि यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं अपना ट्रेड इजराइल के साथ कम करें, बंद कर दें। और काफी सारे सैंक्शंस इजराइल के उन लोगों पर लगाया जाएगा जिनको कि यूरोपियन यूनियन समझता है कि वो जेनोसाइड में शामिल थे या हैं। ये एक प्रपोजल है। इससे जाहिर बात है कि इजराइल पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इजराइल करीबन 19 बिलियन डॉलर का सामान यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है। और देखिए, यूरोपियन यूनियन ने तो कितनी अच्छी तरह से बता दिया कि प्रपोजल ये है कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई है 10, 20, 30 इजरायलियों की, जिनको यूरोपियन यूनियन मानता है कि वो जेनोसाइड में शामिल थे। और इन सब इजरायली लीडर्स पर, चाहे वो सिविलियन लीडर हो या फौजी लीडर हो, यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट, वीजा, आने जाने का रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बैन लगा रहा है। प्रपोजल है। लेकिन देखिए, ब्रसल्स में जो बात हुई, मैं उम्मीद कर रहा था कि ऐसी ही बात दोहा में भी होगी, कि दोहा में भी अभी भी कर सकते हैं। सब लोग वापस चले गए अपने अपने मुल्क पर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको 50 देशों को मिलकर एक साथ करना है, एक एक करके भी कर सकते हैं। देखिए, ये जो 2 दिन का इजलास हुआ है, तो कोई एक ऐसा फैसला तो ले लेना चाहिए था जिससे लोगों में भरोसा बढ़ता और इजराइल पे प्रेशर पड़ता। अब आप ये देखिए कि जैसे ही इनका इजलास शुरू हुआ, इजराइल ने गाजा पे जेनोसाइड तेज कर दिया, अपने टैंक उतार दिए और बुरी तरीके से लोगों को मार रहा है। मैं इस्तकबाल करता हूं कैप्टन साहब का। और कैप्टन साहब, लोग लिख रहे हैं, आप लोग भी, हम लोग भी सब सोच रहे थे कि कह रहे हैं कि साहब ये हमला तो नहीं किया। तो क्या ये कॉन्फ्रेंस इसलिए हुई थी कि हमला कर दे इजराइल पे, या इसका क्या मोटिव था? अपने मोटिव की तरफ कुछ बढ़ पा रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि ये पहली मीटिंग नहीं थी और सब ये कह रहे थे कि इसमें कुछ होगा नहीं। हम भी कह रहे थे कि कहीं ऐसा तो ना हो जाए कि नशिस्तन, गुफ्तन, हुर्दन, बर्खास्तन। तो क्या उसी नजरिए से इसको देखा जाएगा या कुछ दम दरूद इसमें है? ग्रुप कैप्टन साहब। धन्यवाद डॉक्टर रिजवी। इतने बड़े बड़े मुल्क, ओआईसी के, अरब लीग के, गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के सब लीडरान वहां मिले। अच्छी बात है कि सब लोग एक मंच पर बैठे और इजराइल के खिलाफ डिस्कशन किया। मीटिंग फ्रूटफुल रही। सब मुल्कों ने मिलकर इजराइल को
धमकी भी दी है, चेतावनी भी दी है कि इज़राइल भविष्य में किसी भी अरब मुल्क पर ऐसी हमला ना करे। इसी का एक साइड इफेक्ट हुआ कि अमेरिका ने भी सामने आके ही बोला है, मार्को रूबियो ने भी बोला है कि भविष्य में इज़राइल कभी भी ऐसा हमला कतर पर या किसी दूसरे अरब मुल्क पर या गल्फ कंट्री पर नहीं करेगा। तो पॉजिटिव डेवलपमेंट हुए हैं। आज एक और अच्छी चीज़ जो होने वाली है, यूरोपियन यूनियन की जो मीटिंग हुई ब्रसेल्स में, उसमें प्रपोज़ल गया है कि यूरोपियन यूनियन के देश जो हैं अपना ट्रेड इज़राइल के साथ कम करें, बंद कर दें। और काफ़ी सारे सैंक्शंस इज़राइल के उन लोगों पर लगाया जाएगा, जिनको कि यूरोपियन यूनियन समझता है कि वो जेनोसाइड में शामिल थे या हैं। ये एक प्रपोज़ल है। इससे ज़ाहिर बात है कि इज़राइल पर बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि इज़राइल करीबन $19 बिलियन का सामान यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करता है, जिसमें ज़्यादातर एग्रो प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर वाक़ई यूरोपियन यूनियन ट्रेड पर और इज़राइल से एग्रो प्रोडक्ट्स लेना बंद कर दे, तो बहुत बड़ा एक दबाव आएगा इज़राइल के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से यूरोपियन यूनियन ये प्रपोज़ल कर चुकी है कि इज़राइल के साथ भविष्य में ट्रेड नहीं करेंगे, मैं उम्मीद अभी भी कर रहा हूँ कि ये जितने 50 से ज़्यादा मुल्क जमा हुए थे दोहा में, ये भी कुछ ऐसा करेंगे कि इज़राइल के साथ भविष्य में कोई ट्रेड नहीं करेंगे, ना एक्सपोर्ट करेंगे, ना इम्पोर्ट करेंगे। और देखिए यूरोपियन यूनियन ने तो कितनी अच्छी तरह से बता दिया कि प्रपोज़ल ये है कि उन्होंने एक लिस्ट बनाई है 10, 20, 30 इज़राइलियों की, जिनको यूरोपियन यूनियन मानता है कि वो जेनोसाइड में शामिल थे। और इन सब इज़राइली लीडर्स पर, चाहे वो सिविलियन लीडर हो या फौजी लीडर हों, यूरोपियन यूनियन पासपोर्ट, वीज़ा आने-जाने का रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, बैन लगा रहा है, प्रपोज़ल है। लेकिन देखिए ब्रसेल्स में जो बात हुई, मैं उम्मीद कर रहा था कि ऐसी ही बात दोहा में भी होगी, कि दोहा में भी अभी भी कर सकते हैं, सब लोग वापस चले गए अपने-अपने मुल्क पर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबको 50 देशों को मिलकर एक साथ करना है, एक-एक करके भी कर सकते हैं, कि भविष्य में इज़राइल से उनके मुल्क में कोई आएगा नहीं, कोई जाएगा नहीं। एक और चीज़ जो सब मुल्क कर सकते हैं कि बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन बंद कर दें, कि इज़राइल के किसी भी बैंक के साथ इन मुल्कों की जो बैंक हैं, वो कोई भी पैसे का लेन-देन नहीं करेगी। तो डॉक्टर रिज़वी, मेरा कहना है कि ज़रूरी नहीं है कि मिलके टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियाँ या फ़ौज को बंदूक हाथ में देकर कूच कराना है इज़राइल की तरफ, जो कि होगा भी नहीं। कई दूसरे तरीके हैं, पासपोर्ट, वीज़ा बंद कर दें, ट्रेड बंद कर दें, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बंद कर दें। वीज़ा से बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसे भी मैं आपको बताता हूँ कि आज की तारीख में दुनिया के कई ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर कि इज़राइली ज्यूज़ जा नहीं सकते। तो अगर 57 देशों में ज्यूज़ का जाना-आना बंद कर दें, बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिख नहीं रहा है। जी डॉक्टर रिज़वी? बिल्कुल ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसा होगा, क्योंकि आज ईरान की तरफ से जो बयान आया है कैप्टन साहब, वो ये कि हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मुहिम है बायकॉट के इज़राइल की, उसमें मुल्क शामिल होंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं माहिर कानून, माहिर तालीम एडवोकेट राशिद रिजवी साहब। मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। वो नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं और बहुत ही बेबाकी से अपनी बात को रखते हैं। क्या कहेंगे जिस तरह की बातें हो रही हैं, जिस तरह के बयानात अब आ रहे हैं कि जो तवक्को थी जिस तरह के एक बड़ा फैसला लिया जाएगा, अटैक हो जाएगा इजराइल पे, और इस तरह की बातें सामने आ रही थी और एक फौज बनेगी, क्या मतलब ऐसा था क्या कि बिल्कुल वहां मीटिंग होगी और सब कुछ बन जाएगा, या थोड़ा हमें वक्त देना चाहिए? राशिद साहब, क्या क्या लग रहा है कि कोई यही कैप्टन साहब से मैंने पूछा, आपसे भी मैं पहला रिएक्शन देना चाहता हूं कि
आप इसे कैसे देख रहे हैं, ये जो इजलास हुआ है? जी, मेरी आवाज आ रही साफ? जी जी। देखिए देखिए, ये जो 2 दिन का इजलास हुआ है, तो कोई एक ऐसा फैसला तो ले लेना चाहिए था, जिससे लोगों में भरोसा बढ़ता और इजराइल पे प्रेशर पड़ता। अब आप ये देखिए कि जैसे ही इनका इजलास शुरू हुआ, इजराइल ने गाजा पे जेनोसाइड तेज कर दिया, अपने टैंक उतार दिए और बुरी तरीके से लोगों को मार रहा है। हमको ताज्जुब इस बात पे हुआ, आज शाम को हमको एक न्यूज मिली, जिसमें अभी कैप्टन साहब जिसकी डिटेल में बात कर भी रहे थे, कि इजलास होता है दोहा में और फैसला ले रहा है ईयू। ये बहुत बहुत ताज्जुब की बात लगी हमको। और हमारे यहाँ गरम गरम भाषण बहुत हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मीडिया में चलाने के लिए, पेपर में छापने के लिए गर्मा गर्म भाषण बहुत हुए, लेकिन जमीनी तौर पर अगर आप ये सोचिए कि कोई एक ऐसा फैसला लिया गया हो कि जिससे कुछ असर पड़े इजराइल के ऊपर, तो हमको ऐसा कोई फैसला दिखा नहीं। इनका ये 2 दिवसीय सम्मेलन सिर्फ एक चौपाल की बैठक सी नजर आई। सब ने अपनी अपनी एक राय रखी, उसके बाद सब अपने अपने घर को चले गए। हम एक चीज तो मानते हैं कि कोई भी चीज, कोई भी फैसले को इम्प्लीमेंट में टाइम लगता है, शुरुआत कहीं ना कहीं से होती है। तो आपने तो यहाँ पर कोई शुरुआत भी नहीं की, कि आपने कोई शुरुआत की हो। मलेशिया के प्रेसिडेंट ये बोलते हैं कि सिर्फ भाषण से मिसाइलें नहीं रुकेंगी, आपको कुछ करना चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं? आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम था, क्या वो रोक पाया? क्यों नहीं रोक पाया? उसी गहराई पे आप जाइए, उसको कौन कंट्रोल कर रहा था? आप फिलिस्तीन को आप बचा नहीं पा रहे हो, गाजा को आप बचा नहीं पा रहे हो, गाजा की कहीं बात ही नहीं चल रही है। आज एक न्यूज आई कि 2 दिन से नेतन्याहू के घर के बाहर उन परिवारों ने धरना दिया हुआ है जिनके लोग बंधक हैं, तो वो वहां पर परेशान हैं, वो खबर की न्यूज बने हुए हैं अपनों के लिए। दोहा में जो बात चल रही है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, वो चल रही है कि इजराइल ने हमला कर दिया। यहाँ पर गाजा के मासूम लोगों की बात कौन कर रहा है? यहाँ गाजा के मासूम लोगों की कोई बात ही नहीं कर रहा है, कोई जेनोसाइड पे बात ही नहीं कर रहा है। ठंड का मौसम आ गया है, लोग को घर छोड़ने पर मजबूर है खुले आसमान के नीचे। तो बच्चे तो, मासूम बच्चे तो सही मर जाएंगे, बुढ़े लोग तो सही खत्म हो जाएंगे ठंड से। वो अगर 3 तरफ से रास्ता बंद कर दे रहा है, कोई मदद जाने नहीं दे रहा, तो आप समुद्र के रास्ते से ले जाओ। क्या गाजा का समुद्र तट नहीं है क्या? आपके अंदर इतनी इच्छा शक्ति है? नहीं है आपके अंदर इच्छा शक्ति। हिजबुल्लाह से लड़ रहा था इजराइल, हमास से लड़ रहा था इजराइल, दनादन सप्लाई कर रहा था अमेरिका, हथियार पे हथियार आ रहे थे, पैसे पे पैसे आ रहे थे। उसको तो किसी ने नहीं रोका, ना रोकने का प्रयास किया, ना किसी ने अमेरिका के ऊपर खंडन किया। एक जितने भी ओआईसी के सदस्य हैं या आपके अरब मुल्क हैं, आप हमको इतना बता दिए, किसी एक ने खंडन किया हो अरब मुल्कों ने कि अमेरिका को इजराइल की मदद नहीं करनी चाहिए, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है? किसी ने नहीं किया, किसी भी एक मुल्क ने नहीं किया। ये लोग एक साथ बड़ी में। खबर आई है, मैं रोकूंगा एक सेकंड के लिए, बस मैं रोकूंगा। एक बड़ी खबर यहाँ पे आ रही, ब्रेकिंग नूर साहब ने अपडेट किया, इजराइल का शेयर मार्केट पूरी तरीके से मुतासिर हुआ है। पूरी तरीके से ये ताजा खबर आई है, इजराइल का शेयर मार्केट पूरी तरीके से मुतासिर हुआ है, नीचे आया है बहुत तेजी के साथ। ये बड़ी खबर है और मैं वही बार बार कह रहा हूं कि ये स्ट्रेटेजिक मार जो है, ये तूलानी लड़ाई जो है, इसमें उलझाना, जाल में फंसाना इजराइल को कि फिर दोबारा न उठ सके। और जयदीप सिंह मुंदड़ा साहब ने ये भी एक खबर दी है, जिसपे मैं बाद में कैप्टन साहब पास आऊंगा, कि आज एक खबर आई है कि दुनिया से इजराइल के विरोध को देखते हुए इजराइल खुद का एक
मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला है जो देश के अंदर होगा। इस पे मैं बाद में बात करूंगा कि ये क्या होता है, कैसे बनता है। लेकिन राशिद साहब अपना कंप्लीट करें। रिजवी साहब, अभी भी जो चीजें हुई हैं उस पर किसी ने कोई स्टेटमेंट पास नहीं किया। बस अपनी अपनी ढपली, अपने अपने राग सब बजा रहे हैं। आप ये देखिए कि 2 दिन के अधिवेशन में कहीं एक मरतबा भी अमेरिका का नाम आया? कतर ने, सऊदी अरबिया ने, आपका ओमान ने, कुवैत ने, किसी ने ये कहा कि अमेरिका अपनी जिम्मेदारी में नाकाम रहा? किसने नहीं कहा। कोई अमेरिका को नाराज नहीं करना चाहता है, कोई खुल के आना नहीं चाहता अमेरिका के सामने। सब चाहते हैं कि घंटी कोई और बांधो, और जो घंटी बांधने वाला है उस पर आपको विश्वास नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा। यहां पर हमने आपसे कल भी कहा था कि यहां पर विश्वास का मुखबिरी ज्यादा होती है। जब सऊदी अरब ने हमला किया था, पहुंचाई थी इजराइल को कि सऊदी अरब हमला करने जा रहा है? मोरक्को ने, जो ओआईसी का मेंबर है, मोरक्को ने पूर्व सूचना दे दी थी। तो इनके अंदर भीतर घात भी बहुत है, विश्वास नाम की चीज नहीं है। और जो इनका शेयर मार्केट गिर रहा है, ये शाम की न्यूज है, हमने भी इसको देखा। जब ईयू ने ये ऐलान किया है, ईयू ने ये ऐलान किया है कि हम सैंक्शन लगाएंगे इनके ऊपर, उसके उसका असर इनके शेयर मार्केट पे पड़ा है। जी मुमताज साहब। बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं कि ये तमाम बातें हैं। लेकिन कैप्टन साहब, ये जो बात राशिद रिजवी साहब कह रहे थे कि एक बार अमेरिका का नाम नहीं लिया गया, या लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि अमेरिका का जिक्र नहीं आया या अमेरिका की बात नहीं हुई, क्योंकि जब इजराइल की बात हो रही है तो उसमें अमेरिका अंडरस्टूड है। मुझे ऐसा लगता है। मैं मतलब ऐसा सोचता हूं कि ईरान वहां पे मौजूद हो, और या और मुल्क जो है वो, ऐसा क्या आपको लगा कि अमेरिका जो है, अच्छा मार्को रूबियो वहां पे खूंटा गाड़ के बैठे हुए थे, वो वॉच कर रहे थे, देख रहे थे, तो उसका भी एक हो सकता है प्रेशर हो। लेकिन ये कि इसी दौरान ईरान के साथ सौदा भी तय हुआ, कतर का और ईरान का, और बहुत सारी चीजें। तो कैप्टन साहब, क्या क्या अमेरिका का खौफ इस मीटिंग पर था? तो फिर ये मीटिंग बुलाई क्यों गई, अगर इतना ही डर था तो? डॉक्टर रिजवी, ऐसा नहीं है कि अमेरिका का खौफ था, लेकिन डेफिनेटली अमेरिका के छाये में या अमेरिका के इन्फ्लुएंस में ये मीटिंग हो रही थी। बैकग्राउंड ऐसा है कि अमेरिका को इन सब मुल्क ने बताया कि हुजूर आप ऐसा ही करते रहेंगे, इजराइल ऐसा ही करता रहेगा, फिलिस्तीन के लोगों को मारता रहेगा। आज तक 66,000 फिलिस्तीन के लोगों को मार दिया गया है। आज तक 2 लाख से ज्यादा इंजर्ड हो गए हैं। इंजरी का मतलब यह है कि उनके, ये नहीं कि खरोंच आ गई, इंजरी का मतलब यह है कि हाथ उड़ गया, पैर उड़ गया। 2 लाख से ज्यादा। अब पूरा गजा जो है अब वो मलबे का ढेर है। 2 लाख से ज्यादा घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आज की तारीख में 8 लाख लोग तंबुओं में रहने के लिए मजबूर हैं। तो अ, इन सब मुल्कों ने अमेरिका से दरख्वास्त की कि हमें एक मौका दिया जाए ताकि हम एक मीटिंग कर सकें, ताकि हमारी आवाम को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, ताकि हमारी भोली भाली आवाम को लगे कि हम कुछ कर रहे हैं इजराइल के खिलाफ। देखिए, इनकी गद्दी हिल रही है, जमीन वहां हिल रही है, बहुत जल्दी इनकी गद्दी हिलने वाली है। जैसे श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में लोग घुस गए थे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के घर में या किंग के घर में। इन सब कैप्टन घरों साहब, में, इन बहुत सब, बड़ी बात कह रहे हैं आप, क्योंकि आप जो है जज्बात में कभी बयान नहीं देते हैं। और मैंने देखा है, मैं पिछले 2 साल से आपके साथ टॉक कर रहा हूं और भी बहुत जगह, कभी आप जज्बात में बात नहीं करते।
तो मतलब ये जो आप कह रहे हैं, क्या ऐसा कुछ वाकई थोड़ा तो इसको हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि प्रोटेस्ट तो हो रहा है, लेकिन क्या वाकई ये भी हो सकता है? देखिए, जैसे अरब स्प्रिंग में हुआ था, जनता बहुत आक्रोश में है और काफी संभावना है कि हजारों लोग रास्ते में घुस जाएं, प्रोटेस्ट करें, और चाहे किंग हो या प्रिंस हो, शेख हो, अमीर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, उसके घर में घुस जाएं। ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। इसीलिए इन सब देशों में फिलहाल दो तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। एक तो जो लोग भी थोड़ा बहुत बयान देते हैं अपनी अपनी सरकार के खिलाफ या अपने अपने किंग या प्रिंस के खिलाफ, चुपचाप बिना किसी को बताए हुए उसको अरेस्ट कर लिया जा रहा है। यानी अंग्रेजी में एक कहावत है, निप इन द बर्ड। तो ये इससे पहले कि एंटी गवर्नमेंट या एंटी एस्टेब्लिशमेंट प्रोटेस्ट बढ़ जाए, वो एक एक दो दो को अरेस्ट कर रहे हैं। इन सब देशों में इंटेलिजेंस एजेंसीज डबल स्पीड से काम कर रही है। अमेरिकन इंटेलिजेंस और मोसाद भी इन सब देशों में बहुत एक्टिव है। इनके खिलाफ नहीं, अमेरिकन इंटेलिजेंस और मोसाद इन सब देशों में इसलिए एक्टिव है, ये पता करने के लिए कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है, कोई प्रोफेसर, कोई स्टूडेंट, कोई यूनिवर्सिटी का पीएचडी स्कॉलर, जो झंडा लेके सडनली प्रेसिडेंट के घर के सामने आ जाएगा। ये सब देश जो हैं, इन्होंने अब तक, मैं बताता हूं कि डंडे के जोर पर इन्होंने अपनी अपनी आवाम को काबू में रखा हुआ है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। इन सब देशों में अगर किसी ने थोड़ा भी प्रोटेस्ट किया, आप चले जाइए इन किसी भी देश में, अगर आप इंडियन हैं, आप एक तख्ती में लिख दीजिए हाय हाय, मैं आपको यकीन दिलाता हूं 2 घंटे के अंदर ही आपका पासपोर्ट वीजा लेकर ये आपको हवाई जहाज में बिठाकर वापस इंडिया में भेज देंगे। बहुत अजीब सा माहौल इन सब देशों में है, अभी नहीं, शुरुआती दिनों से ही। ऐसा ही माहौल इन सब देशों में 40 साल पहले, 20 साल पहले भी था। डेमोक्रेसी नहीं है ना, वोटिंग नहीं होती है। इन सब देशों में वोटिंग नहीं होती है। एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है, उसका एक ही तरह से दिमाग काम करता है कि हमारा एक शेख है, वो हमारे देश को चला रहा है। एक दिन मैं डॉक्टर बन जाऊँगा, इंजीनियर बन जाऊँगा, हमारे शेख जो है लॉयली उसको सर्व करूँगा, इनकम टैक्स पे करूँगा। इन सब देशों में अपने प्राइम मिनिस्टर या अपने प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज करना हक है। ये इनको पता ही नहीं है। आप ओमान में चले जाइए, बहरीन में चले जाइए, वो हैरान हो जाएंगे कि डेमोक्रेटिक मुल्क में जैसे भारत है, कि लोग गलियों में खड़े हो जाते हैं मोदी जी की विरुद्ध बयान देने के लिए। इन सब देश में सवाल ही नहीं है। बहरीन में आप पूरा गूगल सर्च कर लीजिए, कोई भी वेब में सर्च कर लीजिए कि एक बयान मिल जाए जहां बहरीन के एक सिटीजन ने अपनी सरकार के खिलाफ एक शब्द लिखा हो। वहां ये भी नहीं लिख सकते कि मैं लेकिन भूखों कैप्टन मर। साहब, प्रोटेस्ट तो बहरीन में हुआ है, अरेस्टिंग भी हुई, लेकिन प्रोटेस्ट बहुत बड़ा, हजारों लोग निकले बहरीन में। हाँ, अब आपने सही नब्ज पकड़ी है। जब यहाँ प्रोटेस्ट होते हैं तो उससे जो जो रूलर है वो खौफ खा जाते हैं। यही खौफ इनको पिछले 1.5 साल, 1 साल, 6 महीने से खा रहा है। दूसरी चीज, इनको अरेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, उनकी अरेस्ट हमारे जैसी अरेस्ट नहीं है कि इंडिया गेट से पकड़ा, बस में भरा और जाके यमुना बैंक में नदी के उस तरफ जाके छोड़ दिया। मेरे दोस्त ही गए थे प्रोटेस्ट करने जंतर मंतर में, उनको अरेस्ट कर लिया गया, उन्होंने खूब सेल्फी बनाई और बाद में क्या हुआ बताइए तो? उनको हरियाणा बॉर्डर के उस तरफ ले जाकर पानीपत में वहां छोड़ दिया, जहां वो ढाबे बहुत सारे हैं ना, छोड़ दिया। इन सब मुल्कों में अगर आप अरेस्ट हो गए तो कोर्ट नहीं है, कचहरी नहीं है, आपका वकील नहीं है, डिफेंस लॉयर नहीं है, आप वहां से निकल नहीं सकते उसके बाद जेल से। एक ही तरीका निकलने का कि आप रोज सुबह 5 बार दिन में, चलो मैं धार्मिक चीज नहीं बोलूंगा, लेकिन आप रोज बोलें
कि मेरा शेख मेरा अमीर जय हो उसकी। तो यहाँ इन सब देशों में अरेस्ट होने का मतलब इंडिया जैसा अरेस्ट नहीं है कि आपको अरेस्ट करके ले गए, उसके बाद आपको लीगल राइट्स है, आपका एडवोकेट कल सुबह आपको मिल सकता है आकर, आपकी वाइफ और बच्चे कल आपको आके जेल में खाना दे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है, अंदर कर देते हैं। फिर दुनिया को पता नहीं लगता कि आप अंदर हैं, बाहर हैं कि ऊपर हैं। जी डॉक्टर रिजवी।